स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। जीएस वर्ल्ड का यूपीपीसीएस और आरआरओ का टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखेंगे। मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास देख लिया है। प्राचीन भारत का इतिहास इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कर लिया है। आज तीसरा हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि एक चेरो जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, तो किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी, हेनरी हार्डिंग, चार्ल्स बॉल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि एक दिन चेरी जो हमारे मुंह में गिर जाएगी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1856 का सारांश समझौता ताल्लुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा। दूसरा है अवध के ताल्लुकदारों और उनके किसानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश इंडिया का कमांडर कौन था? बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश इंडिया का कमांडर कौन था? हेक्टर मुनरो, विशाल गुलाब, लॉर्ड एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव। तो कौन था? बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश इंडिया का कमांडर हेक्टर मुनरो था। अगला क्वेश्चन है अनार्य दोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन थे? अनार्य दोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, गोपाल बाबा वालंकर, ईवी रामास्वामी। तो कौन थे? गोपाल बाबा वालंकर जी थे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म सभा की स्थापना की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला है और राजा राम मोहन राय नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते, तो वो हिंदू धर्म में कुरीतियों को ख़त्म करना चाहते थे। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसको ख़त्म करना चाहते थे। ठीक। अगला है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आत्माराम पांडुरंग। तो कौन थे? वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कौन हेनरी विवियन डेरोजियो को बंगाल की आधुनिक सभा के अग्रदूत हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में वर्णित करता है, जिनके गुणों में सम्मान मिलेगा और उनकी असफलताओं पर उनके विनम्र विचार किया जाएगा। सबसे विनम्र विचार किया जाएगा। राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल शास्त्री जाम्भेकर। तो कौन थे? वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो का वर्णन बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में किया था। अगला है ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, विट्ठल राव कृष्ण जी वांदेकर ने। तो किसने दी थी? विट्ठल राव कृष्ण जी वांदेकर ने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का जंक्शन एक
मात्र आशा है, तो राजा राम मोहन राय ने कहा था, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने। तो किसने कहा था? वो थे स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार का आह्वान किया। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था। दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था, इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया। रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक। अगला है, देवबंद स्कूल ने राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध नहीं किया था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो किस शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई? लंदन, न्यूयॉर्क, योकोहामा, मॉस्को। तो न्यूयॉर्क में हुई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1875 में ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। अलकाट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रभुत्व था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था, सही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रभाव था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, बसंती देवी, प्रेमलता वादेदार, कल्पना दत्त। तो कौन थी पहली महिला? वो थी कादम्बिनी गांगुली थी। आधुनिक चिकित्सा में डिग्री के साथ प्रैक्टिस की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यवाही के द्वारा निदेशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1961, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1891, चार्टर अधिनियम 1813। तो किसके द्वारा समाप्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता थे? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। उपयुक्त प्रश्नों का सही उत्तर दें। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। उपयुक्त में से सभी। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रवादी आंदोलन के उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक थे। लाल बाल पाल। अगला क्वेश्चन है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत राय ने, एनी बेसेंट ने। तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, दादा भाई नौरोजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? वह 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुने गए थे। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया था। तो 18 का कौन सा सही नहीं होगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा जो है ये गलत है। केसरी और मराठा
केसी और मराठा का संपादन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। ठीक है, इसका संपादन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, केसरी और मराठा का संपादन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय का एकाधिकार समाप्त हो गया? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। तो किसके द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय का एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिंग। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? ये लॉर्ड वेलेस्ली के काल में 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति 1886 की स्थापना किसने की थी? सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति 1886 की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो। तो किसने की थी? तो लॉर्ड डफरिन थे वो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन ने एक लोक सेवा आयोग नियुक्त किया था, जिसे सर चार्ल्स एस्टिन के अधीन एशियन आयोग के रूप में जाना जाता है। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने बच्चों के लिए कम काम के घंटों को प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित कर दिया। इसने महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य समय 11 घंटे निर्धारित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो इसमें से पूछा कौन सही नहीं है? पहला जो है सही नहीं है, ये 9 घंटे नहीं सीमित किया गया था, ये 7 घंटे था, 7 घंटे कर दिया गया था। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? एयू हुम, जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष? जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले थे। 1888 में इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक, इलाहाबाद के चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे इलाहाबाद। ठीक, अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिंग प्रथम, लॉर्ड लिटन। तो उस टाइम कौन था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के काल में। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल आयोग था? ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त कौन सा आयोग अकाल आयोग था? रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, रैले आयोग, मुदलियार आयोग, हंटर कमीशन। तो कौन सा आयोग अकाल आयोग था? तो वो था रिचर्ड स्ट्रेची आयोग। रिचर्ड स्ट्रेची आयोग जो 1880 में गठित किया गया था, 80 में गठित किया गया था लॉर्ड लिटन के काल में। अगला है, भारत में डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में खोला। डचों का भारत में पतन पुर्तगीज एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध के से हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में खोला था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कालक्रम
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे अंत में वापस गए। भारत में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी सबसे बाद में आई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनके बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा। श्रीरंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा। हैदर की अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि। चिक्का कृष्णराज वडियार द्वितीय का शासनकाल। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले चिक्का कृष्णराज वडियार द्वितीय का शासनकाल इनका 1612 में वाडियार राजवंश के अंतर्गत हुआ था। अगला हैदर की अंग्रेज़ों के साथ मद्रास की संधि कब हुई थी? हैदर के अंग्रेज़ों के साथ मद्रास की संधि ये हुई थी 1769 में। पहला है रंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा। रंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा 1792 में हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए। डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में निम्नलिखित संधियों को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में निम्नलिखित संधियों में उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। फिर देखते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। उसके बाद देखते हैं सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। तो कुल मिलाइए, सबसे पहले कौन हुआ था? घटते क्रम में करना है, घटते क्रम में। तो सबसे बाद में सालबाई की संधि, उसके बाद पुरंदर की संधि, उसके बाद सूरत की संधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश कंपनी ने निम्नलिखित में से किस या किन माध्यम से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया है? ब्रिटिश कंपनी ने निम्नलिखित में से किस या किन माध्यम से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया? अगला पहला है जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। स्थानीय पुलिस एवं न्याय की शक्ति उनसे छीन ली गई। कलेक्टर का कार्यालय जमींदार को नियंत्रण करने का एक साधन बनाया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा सही जाएगा? उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी विद्वान था? निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी विद्वान था? डॉक्टर H.H. विल्सन, लॉर्ड मैकाले, H.T. प्रिंसेप। उपयुक्त विकल्पों में से कितने सही हैं? केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, कोई भी नहीं सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के राज्यपाल के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी को भारत में अपने क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई। उपयुक्त विकल्पों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, चारों विकल्प सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद निम्नलिखित घटनाओं पर उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है कश्मीर के भारत में विलय संबंधी पत्र पर दस्तखत। ये कब हुआ था? ये हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को।
उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम संघर्ष। पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम संघर्ष ये हुआ था 1949 में। उसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या। महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कब की गई थी? ये 1948 में। 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा मार दिया गया था। अगला है जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार में प्रधानमंत्री कब बने थे? ये 2 सितंबर 1946 में बने थे। 1946 में बने थे। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। अगला क्वेश्चन है अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों ने कार्य किया। अंतिम सरकार ने राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभारी भारत का वायसराय था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन असत्य है पूछा है? पहला दूसरा, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा असत्य है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। कथन क्या कहता है? जिन्ना ने राजगोपालाचारी फार्मूले का समर्थन किया। कारण क्या है? इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन किया गया था। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन है रेडक्लिफ रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडक्लिफ रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रेखा के तथ्यों को 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। रेडक्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। रेडक्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा था। और इसकी बात कर लेते हैं तो 13 अगस्त नहीं था, ये 17 अगस्त था। 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? 1940 में रेलवे हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देशव्यापी हड़ताल, गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल। उपयुक्त में से किसी को नहीं कहा जाता। तो कौन सा सही हो जाएगा? 39 का डी, उपयुक्त में से किसी को नहीं कहा जाता। स्लो डाउन हड़ताल ये रॉयल नेवी के द्वारा किया गया था भूख हड़ताल, उसको स्लो डाउन हड़ताल कहा जाता है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रासबिहारी बोस बने थे। आज़ाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रासबिहारी बोस नहीं बने थे। आज़ाद हिंद फौज रासबिहारी बोस नहीं बने थे। आज़ाद हिंद फौज की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना क्या नाम है? मोहन सिंह भकना द्वारा सबसे पहले की गई थी। मोहन सिंह भकना द्वारा उनके विचार इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके प्रमुख की बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है कांग्रेस अधिवेशन, दूसरी तरफ दिया हुआ है अध्यक्ष। तो इसमें मिलाना है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो सबसे पहले 1946 का कांग्रेस अधिवेशन, 1946 का कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी ने की थी। सही है। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन,
ये दिल्ली में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी अध्यक्षता की, ये भी सही है। 1948 का कांग्रेस अधिवेशन, 1948 का कांग्रेस अधिवेशन ये जयपुर में पट्टापी सीतारामैया द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 विकल्प सही है। अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध, शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति, तृतीय अफगान युद्ध। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है खुटकट्टी प्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है। खुटकट्टी प्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है। आदिवासियों की भू प्रणाली, पश्चिमी भारत में प्रचलित अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली, आंध्र प्रदेश में जमींदारी प्रथा का एक रूप, संथाल परगना में अपनाई गई नई कर प्रणाली। तो क्या सत्य है, खुटकट प्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है। तो यह आदिवासी की भू प्रणाली थी। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें इस अधिनियम में द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था। कौन सा कथन असत्य है। पहला दूसरा ना एक ना दो। तो कौन सा असत्य है, ना एक ना दो, मतलब दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है दादाभाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। रोमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी। एम जी रनाडे द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया विक्टोरियन एज, एम जी रनाडे नहीं लिखी थी, इसको लिखे थे रोमेश चंद्र दत्त, इसको भी लिखे थे रोमेश चंद्र दत्त, इसको भी लिखे थे। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। तो ये 1854 में गठित किया गया था। 1854 में इसका गठन किया गया था। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे हैं। मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, S.A. डांगे। तो कौन नहीं रहा है। मदन मोहन मालवीय जी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं 1929 में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं 1928 में। उसके बाद S.A. डांगे रहे हैं 1947 और 49 में 2 बार। अगला है निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस में आरोपी था। S.A. डांगे, रामचरण लाल शर्मा, सिंगारवेलु चेट्टियार, उपयुक्त में से सभी। तो कौन था, उपयुक्त में से सभी। अगला है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी। बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना एक ना दो। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कंपनी और जमींदारों के मध्य राजस्व नियंत्रण के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था। इसके तहत जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया और साथ ही राजस्व समाहर्ता भी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला सही है। अगला है आधुनिक भारत में ब्रिटिश के अंतर्गत राजस्व प्रणाली में प्रयुक्त शब्द महाल से क्या अभिप्राय है। यह जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था। यह बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश द्वारा बनाए गए प्रशासनिक केंद्र थे। यह भू राजस्व मापने की इकाई थी। यह बड़े जमींदारों और उनके कनिष्ठ सहायकों की राजस्व नियंत्रण हेतु एक संस्था थी। तो क्या थी ये। यह एक जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था।
अगला है अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोथा मित्तर ने की थी। इसकी ढाका अनुशीलन समिति और युगांतर समूह दो शाखाएं थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। जिसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है कांग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1929 में पटना में हुआ था। इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश शामिल नहीं थी? द्विसदनीय विधायिका, सरकार का सरकारी स्वरूप, संसदीय स्वरूप, पूर्ण स्वराज, सिंध को बम्बई से अलग कर देना चाहिए। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? पहला तीसरा, दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, केवल तीसरा। तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल तीसरा। यही शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल है। पहला दूसरा तीसरा भी शामिल है, चौथा नहीं शामिल, पहला दूसरा चौथा शामिल है, तीसरा नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है दिवाली घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। यह भारत के औपनिवेशिक दर्जों से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वेवेल योजना से जुड़ा नहीं है? कौन सा प्रावधान वेवेल योजना से जुड़ा नहीं है? पहला है वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी दलों को प्रतिनिधित्व। गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कभी नहीं करेगा। युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं संविधान बनाएंगे। बी और सी दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कभी नहीं करेगा। पूछा है कौन सही नहीं है? यही नहीं सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। वेवेल योजना की बात कर लेते हैं। तो इसकी यह प्रारंभ हुआ था सबसे पहले 1945 में। वेवेल योजना 1945 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, 1945 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय गोल में सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तृतीय गोल में सम्मेलन ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था तृतीय गोल में सम्मेलन। इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस या किन लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, उपयुक्त में सभी। तो कौन विरोध किया था? उपयुक्त में सभी ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लाहौर षड्यंत्र इससे संबंधित था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना, गुरदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खां, वकारुल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वकारुल मुल्क थे। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष वकारुल मुल्क। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। आगा खां, सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मोहसिन उल मुल्क के पहले अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में से किस या किन वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड लिटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो किसके काल में हुआ था? पहला और तीसरा लॉर्ड लिटन के काल में और लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। आंग्ल अफगान युद्ध
1838 से 1842, दूसरी बार 1878 से 1880 ईस्वी और 1919 मिल गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? बैरकपुर छावनी विद्रोह, सती प्रथा का उन्मूलन, अवध का विलय, सहायक संधि लागू होना। तो पूछा है घटना में सबसे बाद में कौन हुई थी? तो बैरकपुर छावनी का विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, अवध का विलय 1856 में, सहायक संधि लागू की 1798 में। 1798 में। तो सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे बाद में निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे बाद में हुई थी बैरकपुर छावनी का विद्रोह 1857 में हुआ था। अगला है, दांडी नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो दांडी नमक यात्रा 12 मार्च 1930 में साबरमती से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर है। अगला है, अधोगामी नित्यानंद सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधोगामी नित्यानंद सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, भू राजस्व से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो शिक्षा से संबंधित है अधोगामी नित्यानंद सिद्धांत। अगला है, तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेभागा आंदोलन, यह आंदोलन फ्लाइट कमीशन की सिफारिश पर के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। इसने साम्राज्य की पश्चिम सीमा सिंधु नदी थी। इसके साम्राज्य की पश्चिम सीमा सिंधु नदी थी। कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, पहला सही है, पहला सही है। तेभागा आंदोलन की बात कर लेते हैं। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था 1946 में। ठीक। अगला है, कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक अरविंद घोष, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी 1939 में। 1939 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव। तो कौन था? पानीपत तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा थे, बालाजी बाजीराव। और पानीपत तृतीय युद्ध की बात कर लेते हैं। तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच। अगला है, रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले थॉमस मुनरो ने की थी। चार्ल्स रीड ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। ठीक, थॉमस मुनरो ने की थी 1820 से 27 के बीच में। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी नहीं सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गलत दिया हुआ है। अगला है, भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखकर किया। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र से बम्बई और ठाणे के बीच चलाई गई। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। सर्वप्रथम भारत में रेलवे की
विकास सबसे पहले 1843 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के काल में, हार्डिंग के काल में हुआ था, ठीक है। और मुंबई से ठाणे के बीच कब बिछाया गया था? ये 1853 में, 1853 में बिछाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1833 के चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत कंपनी अब विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल से जुड़ा था? वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल से जुड़ा था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो किसके कार्यकाल से जुड़ा था? किस गवर्नर जनरल के? लॉर्ड डलहौजी के से जुड़ा था। वुड डिस्पैच आया कब था? ये 1854 को डिस्पैच आया था। अगला है घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस नीति को लागू किया। हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर इस नीति की शुरुआत की गई थी। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको नहीं किया था, इस नीति को लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर इस नीति की शुरुआत की गई थी। इलाहाबाद की संधि के साथ की गई थी, हैदराबाद की संधि के साथ नहीं। ऑप्शन नंबर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 74 क्वेश्चन किया 150 में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।